हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी इंडिया 1997 में मैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोग के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ जो परीक्षाओं में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे चैनल की पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और मैं बता दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मैं अदर फैक्ट बताऊँगा, आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित है। चलिए अपने क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। हमको बताना है दोस्तों, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन टार्क के बराबर होता है। यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। और मैं बता दूं दोस्तों, टार्क को टो से डिनोट किया जाता है और टो इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, जहाँ पे आई जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे दोस्तों जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बारे में जिक्र किया है, तो आइए हम इसको जान लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण को जानने से पहले दोस्तों हम लोग जड़त्व को जानते हैं कि जड़त्व होता क्या है। जड़त्व किसी भी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बने रहने की कोशिश करती है, और गति अवस्था में है तो गति ही अवस्था में बनी रहने की कोशिश करती है। तो दोस्तों किसी भी पिंड का जड़त्व जो होता है दोस्तों, उस पिंड के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, उस पिंड के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी पिंड का द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, और किसी पिंड का द्रव्यमान जितना ही कम होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। यानी जड़त्व किसी भी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। और दोस्तों मैं बता दूं, जड़त्व दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक विराम का जड़त्व होता है जिसे स्टैटिक्स इनर्शिया बोला जाता है, और एक गति का जड़त्व होता है जिसे डायनामिक इनर्शिया बोला जाता है। विराम जड़त्व की बात करें दोस्तों, यानी स्टैटिक इनर्शिया की बात करें दोस्तों, तो किसी भी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह विरामावस्था से गति अवस्था में आने का विरोध करती है। यानी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बने रहने की कोशिश करती है तथा गति अवस्था में आने का विरोध करती है। डायनामिक इनर्शिया की बात करें दोस्तों, गतिक जड़त्व की बात करें दोस्तों, तो किसी भी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह गति अवस्था से विरामावस्था में आने का विरोध करती है। यानी गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बने रहने की कोशिश करती है तथा विरामावस्था में आने का विरोध करती है। जड़त्व जो होता है दोस्तों, किसी भी पिंड का जड़त्व उसकी रेखीय गति में यानी लिनियर मोशन में कंसीडर किया जाता है। यानी दोस्तों यदि कोई पिंड रेखीय गति कर रहा है तथा वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तो उसका जो कारण होगा जड़त्व होगा। और जड़त्व आघूर्ण की बात करें दोस्तों, तो किसी भी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह अपनी रोटेशनल मोशन का विरोध करती है। यानी किसी भी पिंड में जड़त्व आघूर्ण तब प्रोड्यूस होगा जब वह रोटेशनल मोशन करता है, यानी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है। यानी जड़त्व जो आघूर्ण होगा दोस्तों, किसी भी पिंड का वह गुण होगा जिसके कारण वह अपने रोटेशनल मोशन का विरोध करती है। कोणीय त्वरण की बात करें दोस्तों, तो किसी भी पिंड का कोणीय त्वरण उस पिंड के कोणीय वेग परिवर्तन की दर के समान होता है। यानी कोई पिंड रोटेशनल मोशन कर रहा हो तथा उसमें कोणीय वेग में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी टाइम्स में हो रहा है, तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी होगा। और दोस्तों जो रेखीय वेग होता है और जो कोणीय त्वरण होता है उसके मध्य एक रिलेशन होता है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है, जहाँ पे ए
लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यानी रेखीय त्वरण होता है। अल्फा जो होता है दोस्तों कोणीय त्वरण होता है। आर जो होता है दोस्तों जिस सर्कुलर पाथ पे वह पिंड मोशन करती है उस पाथ का रेडियस होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इस ऑप्शन में दिया है दोस्तों कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग को जानने से पहले हम लोग रेखीय संवेग को जान लेते हैं कि रेखीय संवेग होता क्या है। तो किसी भी पिंड का रेखीय संवेग उस पिंड के द्रव्यमान तथा वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी P इक्वल टू यम इंटू भी होगा। और मैं बता दोस्तों जो कोणीय रेखीय संवेग होता है उससे P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू यम इंटू भी होता है। और जो दोस्तों रेखीय संवेग होता है यह लिनियर मोशन में होता है। जो रेखीय संवेग लिनियर मोशन में भूमिका निभाता है वही कोणीय संवेग रोटेशनल मोशन में भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग कोणीय संवेग के बारे में जान लेते हैं। कोणीय संवेग को दोस्तों हम लोग J से डिनोट करते हैं। J इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है, यानी किसी भी पिंड का कोणीय संवेग उस पिंड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी किसी भी पिंड का कोणीय संवेग उस पिंड के जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय वेग के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है दोस्तों कार्य। तो कार्य जो होता है दोस्तों जिसे W से डिनोट करते हैं, W इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। यदि किसी पिंड पे हम यह बल लगाकर उसे डी डिस्प्लेसमेंट तक डी विस्थापन कर देते हैं तो उस समय जो कार्य होगा दोस्तों एफ इक्वल टू डी हो, एफ W इक्वल टू एफ इंटू डी होगा। और दोस्तों कार्य जो होता है दोस्तों एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि होती है, क्योंकि इसे मेजर करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों हम लोग W इक्वल टू एफ क्रॉस डी लिखते हैं, यानी W इक्वल टू एफ डी कास थीटा होगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा दोस्तों, W इक्वल टू एफ डी कास थीटा। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बल। तो किसी भी पिंड का बल जो होगा दोस्तों उस पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड के एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा बल होगा, यानी एफ इक्वल टू एम इंटू ए। बल जो होता है दोस्तों एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी सदिश राशि होती है, जिसको मेजर करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जिसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं दोस्तों जिसे आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर होता है। यानी किसी भी पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पिंड के द्रव्यमान तथा जिस एक्सिस के अबाउट वह रोटेशनल मोशन कर रही है उस एक्सिस से उस पिंड की दूरी के वर्ग के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। अगर आप लोग दोस्तों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही भली भांति समझ में आ रहा होगा कि गोल आंतरिक कोना किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी सही होगा। फिलेट बोलते हैं, गोल आंतरिक कोना को फिलेट बोलते हैं। और जो फिलेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों एल शेप के प्लेटों को वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम कभी भी एल शेप के प्लेट को वेल्डिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे इस टाइप का यानी क्वार्टर 1/4 सर्किल टाइप का शेप बनता है जिसे फिलेट कहते हैं। जैसा कि आप लोग को इस फिगर में अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए इस टाइप का होता है। ये सपोज दैट एक प्लेट होती है, आयरन की प्लेट है और एक ये आयरन की प्लेट है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये जो शेप बनेगा इसे ही फिलेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेल की पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट्टे या स्लीपर्स लगाए जाते हैं।
हमको बताना है दोस्तों कि रेल की पटरियों के नीचे एक लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, जिसे स्लीपर्स बोला जाता है। वह किस कारण से लगाए जाते हैं, उनका उसमें उपयोग क्या होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े जो लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, उनका कार्य जो होता है दोस्त, शॉक एब्जॉर्बर, यानी जो झटका होता है, जब ट्रेन कभी भी पटरी पे चलती है तो झटका देते हुए चलती है, और जो झटका होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उस पटरी के नीचे लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं। यानी इसका जो कार्य होगा दोस्तों, शॉक एब्जॉर्ब के रूप में कार्य करने के लिए किया जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेल पथ में फिश प्लेट काम आता है। रेल पथ में फिश प्लेट काम आता है, तो इसका हम लोग उपयोग बताना है दोस्तों कि रेल की पटरियों में जो फिश प्लेट प्रयोग किया जाता है उसका क्यों प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, दो पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। दो पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। जैसा कि आप लोग को इस फिगर में बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये दो रेल के पटरी हैं, यहाँ पे इनको कनेक्ट करने के लिए ये जो प्रयोग होगा ये फिश प्लेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के छोर से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है तथा समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड से घुमाया जाता है। तो हमें बताना है कि उस धागे में तनाव क्या होगा। तो हमको दोस्तों दिया है यहाँ पे 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड तथा 1 मीटर लंबे धागे में बांधकर 2 रेडियन प्रति सेकंड से एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, तो उसमें हमें तनाव बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जब कभी भी पिंड को किसी वायर में बांधकर घुमाते हैं तो वह एक सर्कुलर मोशन करता है, यानी एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है। उस समय उस पिंड में जो तनाव होगा, उस वायर में जो तनाव होगा, उस पिंड पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल बल के बराबर होगा, यानी T इक्वल टू जो होगा F के बराबर होगा, और F इक्वल टू mv² अपान r होता है। ये जो होता है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल का मान होता है। और जो दोस्तों ये होता है mv² अपान r इक्वल टू जो होता है mr ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमको यही फार्मूला का यूज करना है दोस्तों, यानी जो तनाव होगा T इक्वल टू mr इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, जहाँ से हम लोग को दोस्तों 1 किलोग्राम का द्रव्यमान दिया है और जो 1 मीटर लंबे धागा दिया है, तो यहाँ से 1 रखेंगे, और जो ओमेगा की वैल्यू दिया है 2 रेडियन प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 न्यूटन। इसका जो मान होगा दोस्तों, जो तनाव होगा वायर में 4 न्यूटन हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो इस फिगर में आप लोग को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि जब कोई भी पिंड सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उस पिंड पे केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। साथ ही साथ उस अभिकेंद्र बल के अपोजिट डायरेक्शन में एक आभासी बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल या छदम बल होता है। और इन दोनों का जो मान होता है दोस्तों इक्वल होता है, जिसके कारण वह पिंड सर्कुलर पाथ पे बैलेंसिंग की हुई होती है। यानी जो होगा सेंट्रीफ्यूगल बल जो होगा दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल बल जो होगा F इक्वल टू m इंटू v² अपान r होगा। और साथ ही साथ जो छदम बल होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दोस्तों, F इक्वल टू mv²। आइए दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जब कोई भी पिंड किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो उस पिंड पे उस सर्कुलर पाथ के केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है। जब कोई भी पिंड सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो उस पिंड पे केंद्र द्वारा एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक आभासी बल कार्य करता है,
जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं। और इस सेंटीपीटल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल को छद्म बल के नाम से भी जाना जाता है। जो छद्म बल होता है दोस्तों, छद्म बल होता है उसका मान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के यानी अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। यानी जो अभिकेंद्रीय बल होता है F इक्वल टू एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। और ये जो वैल्यू इक्वल होती है दोस्तों एम वी स्क्वायर अपन आर के बराबर होती है, जहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2πn होता है। ओमेगा जो होता है दोस्तों उस पिंड का कोणीय वेग होता है जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही होती है। और n जो होता है दोस्तों उस सर्कुलर पाथ पे जितने टाइम्स, जितनी बार वह सर्कुलर मोशन करता है उसका मान होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे चैनल की पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। आज का क्वेश्चन अपडेट है दोस्तों कि बल की बीमा क्या होती है। आप लोग को बताना है दोस्तों फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फोर्स की बीमा क्या होती है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।